Hello friends, and welcome to my channel Padhai Buddy. This is the introduction about myself, and in today's lecture we will learn about aquatic ecosystem, and these are the points which we are going to learn today. We will learn about the meaning of aquatic ecosystem, then about aquatic organisms, then we will see about three types of ecosystem, that is freshwater ecosystem, marine water ecosystem, and brackish water ecosystem. And in freshwater ecosystem we will learn about lake and pond ecosystem, and then in brackish water ecosystem we will learn about two types, estuary and mangroves. So let's start our lecture. So firstly we will see what is the meaning of ecosystem, aquatic ecosystem, okay, to be precise. To know it, first we have to understand what is ecosystem. I have explained this concept in my previous lecture. If you haven't seen that lecture, please go and revise that concept. So ecosystem क्या होता है? It is the interaction between living organism and their environment. ठीक है, ये दोनों यूनिट मिलके जब एक लिविंग यूनिट बना लेते हैं बायोस्फीयर के अंदर, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, अब ये इकोसिस्टम होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है. एक्वाटिक इकोसिस्टम वैसे इकोसिस्टम जिसमें से कि वाटर जो है वो मेन हैबिटेट है. ठीक है, वाटर क्या है, मेन हैबिटेट है वहाँ का. जहाँ जहाँ पर भी पानी के अंदर जो हैबिटेट या वो बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम. इसके थ्री टाइप्स होते हैं. पहला क्या है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से ये मतलब होता है, इकोसिस्टम को हमने सॉल्ट के कंटेंट के बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, सॉल्ट के कंटेंट के बेसिस पे जितना ज़्यादा खारा पानी होता जाएगा हम उसका डिवीज़न करते जाएंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम होते हैं या वाटर बॉडीज़ होते हैं जिनमें कि सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो 5 पार्ट्स पर 1000 से भी कम होता है. जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, पूल्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गए. ठीक है, अब वहीं अगर हम मरीन इकोसिस्टम पे आते हैं तो मरीन इकोसिस्टम बहुत ही खारे पानी वाली वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनका सॉल्ट कंटेंट क्या होता है 35 पार्ट्स पर 1000 से भी ज़्यादा होता है. इसमें क्या आ जाती हैं, सारे के सारे समुद्र और ओपन ओशियंस. ठीक है, अब हम आते हैं ब्रैकिश वाटर सिस्टम पे. ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जिनका सॉल्ट कंटेंट 5 से लेके 35 पार्ट्स पर 1000 के इक्वल होता है. इसमें आ जाते हैं हमारे एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट. नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है न्यूस्टन. न्यूस्टन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अनअटैच्ड होते हैं. ठीक है, वो सी फ्लोर या कहीं पे भी अटैच नहीं होते हैं, वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं. ठीक है, फ्लोट करते रहते हैं पानी की सतह पर. उसके बाद हमारे आते हैं पेरीफाइटॉन. पेरीफाइटॉन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रूटेड प्लांट्स हैं. जैसे मान लिया ये एक प्लांट है ऐसे पानी के अंदर, इसके क्या है, स्टेम से या तो इस लीव से ये अटैच्ड होते हैं. ठीक है, अटैच्ड होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, पेरीफाइटॉन. पेरीफाइटॉन. देन हम देखेंगे कि नेक्स्ट होते हैं प्लैंक्टन्स. प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों को ही हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं प्लैंक्टन्स. ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, एक तरीके की एल्गी होती हैं, और जूप्लैंक्टन्स जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे वो होते हैं. इनकी जो लोकोमोटरी पावर है यानी कि मूवमेंट करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं
नेक्टॉन के ऊपर। नेक्टॉन क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो मैमल्स या फिर एनिमल्स जो रह रहे होते हैं सी के अंदर या पानी के अंदर, उनको हम कहते हैं नेक्टॉन। ये क्या होते हैं, स्विमर्स होते हैं, ये स्विम कर सकते हैं बहुत एक्टिवली और इसके बहुत लार्ज और पावरफुल होते हैं ये। इसके एग्जांपल में आती है ब्लू व्हेल। ये क्या करते हैं कि ये पूरे वाटर बॉडी में ये कहीं पे भी मूव करके जा सकते हैं, जबकि प्लैंक्टन्स जो होते हैं उनकी लोकोमोटरी पावर बहुत ही लिमिटेड थी। उसके बाद हम आ जाते हैं बेंथोस के ऊपर। बेंथोस क्या होते हैं, सबसे नीचे जो बॉटम में पानी होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो बिल्कुल लाइट के बिना जीते हैं, उनको हम कहते हैं बेंथोस। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब हम आते हैं और हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्वाटिक हैबिटेट के प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं। ठीक है, देखिए सनलाइट और ऑक्सीजन जो होता है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, जबकि वहीं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी ऐसे इकोसिस्टम जो लैंड पे पाए जाते हैं वहाँ पर मॉइस्चर और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सनलाइट कैसे अफेक्ट करता है, सनलाइट की हमें ज़रूरत दो चीज़ों के लिए होती है। पहली फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो जो फोटिक जोन होता है, सनलाइट के बेसिस पे एक्वाटिक इकोसिस्टम को दो जोन में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, फोटिक जोन, और दूसरा क्या है, एफोटिक जोन। फोटिक जोन वैसा जोन होता है जहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छे से पहुँचती है और यहाँ पे दोनों फोटोसिंथेसिस भी होता है, साथ ही साथ रेस्पायरेशन भी होता है। लेकिन जो एफोटिक जोन है, जिसे हम प्रोफंडल जोन भी कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेस्पायरेशन होता है। यहाँ पे सनलाइट अच्छे से नहीं पहुँच पाती, इसीलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये अनप्रोडक्टिव जोन होता है। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा फैक्टर क्या है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। अब देखिए कोई भी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होने के दो माध्यम होते हैं। पहला क्या है, एयर और वाटर के जो इंटरफेस होता है, एयर वाटर का जो इंटरफेस होता है, वहाँ से आके ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वाटर बॉडी के अंदर, उससे जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। इन दो प्रोसेस के ज़रिए पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है। अब क्या होता है, अगर पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे उसकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता या अपने अंदर समाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्लीट होती जाएगी। और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मरीन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, इसीलिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। तीसरा फैक्टर क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पानी कितना ट्रांसपेरेंट है। पानी ट्रांसपेरेंट होगा तो उससे ये होगा कि मान लिया ये वाटर बॉडी है, अगर ये बहुत ज़्यादा गंदी है पूरी इस तरीके से, तो ये जो सन है, जब सनलाइट आएगी तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट है नहीं, ये यहीं पे सनलाइट थोड़ी दूर तक जा पाएगी, तो क्या होगा, नीचे तक नहीं जा पाएगी और ये पानी बहुत ही अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर पानी जो है वो साफ़ होगा तो क्या होगा, सनलाइट जो है वो नीचे तक पहुंच जाएगी, यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज़ टेम्परेचर। अब देखिए पानी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही धीमी गति से वेरी करता है। क्यों, क्योंकि जो लैंड होती है उसकी लैंड होती है उसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत ही हायर होती है। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ये डिटरमाइन करती है कि लैंड या वाटर बॉडी को कितनी हीट हम डालेंगे या कितनी हीट उसमें से बाहर निकालेंगे कि वो जल्दी ही गर्म या ठंडी हो सके। तो वाटर बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत हाई है। इसका मतलब है कि उसको ठंडा होने के लिए बहुत
ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलना चाहिए, जो होता नहीं, इसीलिए उसकी जो ठंडी होने की एफिशिएंसी है वो लैंड के मुकाबले कम है। ठीक है, अब देखिए, अगर वाटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है लेस रैपिडली देन एयर टेम्परेचर, अब क्या होगा, और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनकी बहुत ही नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट होती है। ठीक है, ज़रा सा भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हुआ तो उन लोग के ऊपर बहुत ही डेटीरियोरेटिंग इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ की लीचिंग क्यों हो रही है, वो इसी वजह से, क्योंकि वाटर का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़रा सा भी हायर हो रहा है अगर, तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से वो इफ़ेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कुछ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। सबसे पहला उसमें आता है लेक। लेक क्या होता है, कोई भी ऐसी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, कोई भी बॉडी हो जो स्टैंडिंग वाटर की हो, मतलब वहाँ पानी जमा हुआ हो और बहुत ही लार्ज इनफ हो एरिया और डेप्थ में, भले ही उसकी इकोलॉजी कैसी हो, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लेकिन लार्ज होना चाहिए और स्टैंडिंग वाटर बॉडी होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं लेक। अब लेक में न्यूट्रिएंट कितना है, इस आधार पे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है, ओलिगोट्रॉफिक लेक, दूसरा क्या है, यूट्रॉफिक लेक। ओलिगोट्रॉफिक लेक वो लेक होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में होता है, वहीं यूट्रॉफिक लेक वो होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट बहुत ही हायर अमाउंट में होता है। अब इसके बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एक्वाटिक, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं। एक्वाटिक प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट कितने ग्रो हो रहे हैं। ओलिगोट्रॉफिक में न्यूट्रिएंट बहुत कम है, इसलिए बहुत कम ग्रो होते हैं। और इसमें यूट्रोफिकेशन एक फिनोमेना होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। उसकी वजह से क्या होता है कि एलिमिनेट ही हो जाता है एक्वाटिक प्लांट प्रोडक्शन। एनिमल प्रोडक्शन का भी सेम यही है, इसमें लो हो जाता है, इसमें एलिमिनेट हो जाता है। एक्वाटिक प्लांट न्यूट्रिएंट फ्लक्स इसमें बहुत लो होता है, इसमें हाई होता है। अब ऑक्सीजन क्या होता है, बॉटम लेयर में प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सारी डिप्लीट हो जाती है यूट्रोफिकेशन की वजह से। डेप्थ क्या होता है इसका, डेप्थ ये बहुत ज़्यादा डीपर होता है और ये शैलोअर होता है। इसी तरीके से आगे और भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, उसके बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि जब किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी अधिकता हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये न्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़ जाते हैं वाटर बॉडी में, जब हम अपने घर में इस्तेमाल होने वाले पानी में सर्फ, साबुन, ये सब चीज़ें जो डालते हैं और वो फिर जाके नदियों में मिल जाता है, उससे क्या हो जाता है, पानी में न्यूट्रिएंट इनरिच हो जाता है। अब क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट इनरिच होगा, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो जो ग्रीन एल्गी हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। कैसे होता है पूरा प्रोसेस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ या अनट्रीटेड सीवेज, ये कहाँ जाता है सबसे पहले, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। जैसे मैंने बताया, हमारे घर से जो नाली का पानी होता है या एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं वो पानी होता है, वो जाता है कहाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। उसका क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। अब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, एल्गी की ओवर ग्रोथ हो जाती है। एल्गी की ओवर ग्रोथ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस स्टेज को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। अब क्या हो जाता है, एल्गल ब्लूम, ये मान लिया कोई वाटर बॉडी है, इसमें क्या हो जाता है, ऐसे एल्गी पहले थोड़े बहुत ग्रो किए, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे वाटर बॉडी को इस तरीके से कवर कर लेते हैं, पूरा कवर हो जाता है ये, तो इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। अब ये जब एल्गल ब्लूम हो गया तो अब ये जो सनलाइट होगी यहाँ से वो यहीं आके रुक जाएगी, इस जोन के नीचे नहीं जा पाएगी, जिससे क्या होगा, जो प्लांट के नीचे वाटर बॉडी के नीचे रहने वाले एक्वाटिक एल्गी और प्लांट्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये सब मर जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब मरेंगे तो
जब मर जाते हैं कोई जीव तो उनका क्या हो जाता है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाता है। अब बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होने के लिए भी वो माइक्रोब्स किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का। तो और भी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की और कमी हो जाएगी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कंडीशन कहते हैं। अब क्या हो जाता है, इस कंडीशन के बाद सारे ही एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस थी हमारी इसकी यूट्रोफिकेशन की। अब आगे इसी में लेक के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पॉन्ड इकोसिस्टम के जोन के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे जोन होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 3 जोन हमें दिख रहे हैं। सबसे पहला है लिटोरल जोन, उसके बाद लिम्नेटिक जोन, उसके बाद प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन कहाँ पर होता है, जैसे ही जहाँ से पानी और लैंड का मिड पॉइंट होता है कोस्ट के पास में ही, यहाँ पे बैंक के पास, इस जोन को हम कहते हैं लिटोरल जोन। ये क्या होता है, सबसे वार्मेस्ट होता है और सबसे डाइवर्सिफाइड होता है। यहाँ पे बहुत तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। उसके बाद आता है लिम्नेटिक जोन। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, जो खुला इलाका होता है पानी का, उसको लिम्नेटिक जोन कहते हैं। ये वेल लाइटेड होता है, यहाँ पे सन की लाइट बहुत अच्छे से होती है, प्लैंक्टन्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं। उसके बाद जो सबसे नीचे का जो एरिया होता है ये वाला, इसको कहते हैं प्रोफंडल जोन। ये बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ही डेंस होता है और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। इसके बाद हम मरीन वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मरीन वाटर इकोसिस्टम जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ही हाई होता है, ये इसे भी कई जोन्स में डिवीज़न किया गया है। सबसे पहला है इंटरटाइडल जोन, उसके बाद नेरिटिक जोन, फिर पेलेजिक रीम और फिर बेंथिक रीम। सबसे पहले इंटरटाइडल जोन के बारे में देखते हैं। इंटरटाइडल जोन हाई और लो टाइड लाइन के बीच में होता है। यहाँ पे एल्गी और अदर सी एनिमल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये जो एरिया है ये नेरिटिक जोन होता है। यहाँ पे सी फ्लोर होता है, सी फ्लोर से रूटेड जो प्लांट्स होते हैं उनकी यहाँ पे हाई अमाउंट होती है। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑर्गेनिजम्स की, लाइट अच्छे से पेनिट्रेट करती है और फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पेलेजिक रीम पे, जो कि ये वाला एरिया है इतना। ये क्या होता है, ये ओपन एरिया होता है, जो सी का जो ओपन एरिया होता है उसको कहते हैं पेलेजिक रीम। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन सरफेस पे तैरते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे नीचे का ये जोन है ये वाला, इसको हम कहते हैं बेंथिक रीम। यहाँ पे क्या हो जाता है, सनलाइट बहुत कम पहुँचेगी तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है और ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेसेंट मतलब चमकने वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं क्योंकि यह लाइट की कमी है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास में। और उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक भी इसका डिवीज़न हुआ है कई सारे पार्ट्स में। सबसे पहले ऊपर वाली जोन को हम फोटिक जोन कहते हैं, जहाँ लाइट अच्छे से पहुँचती है, फिर एफोटिक जोन, उसके बाद एबाइसल जोन। अब हम पढ़ेंगे कुछ ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में सबसे पहले एस्चुरी के बारे में पढ़ेंगे। एस्चुरी वहाँ पाई जाती है, जैसे मान लिया ये है लैंड, कोस्ट है ये मान लिया, ठीक है, समुद्र का किनारा है और ये क्या हो गया, ये समुद्र है। अब क्या हो गया, मान लिया यहाँ से कोई नदी बह रही है, ठीक है, जैसे मान लिया ये यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ के वो समुद्र में मिल रही है। ये जो मीटिंग पॉइंट होता है इसी को हम कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, अब ये क्या है, रिवर है, इसका पानी क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, ये मरीन वाटर, सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है। ये दोनों जो मिलेंगे तो ये जो एरिया बन जाता है इसको हम कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड वेयर रिवर मीट्स सी।
फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय टाइड। अब इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये क्या होती है, सेमी इनक्लोज होती है, ठीक है, आधी ये बंद होती है। इनक्लोज का मतलब होता है कवर्ड होती है, जैसे ओपन सी है लेकिन ये थोड़ी सी कवर्ड हो जाती है। उसके बाद काम रेफ्यूज फ्रॉम द सी, जहाँ पे सी में बहुत लहरें उठती रहती हैं, ये क्या होती है, काम एरिया होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन होता है और इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे कि बेस, हार्बर्स, लगून्स एक्सेट्रा। उसके बाद ये बायोलॉजिकली बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, फिल्टर की तरीके से काम करता है और यहाँ पे बहुत सारे मड और सैंड जो है होते हैं वो रिवर से आते हुए डिपॉजिट हो जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं ब्रैकिश वाटर सिस्टम में जो दूसरा है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या होता है, लिटोरल प्लांट फॉर्मेशन होता है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन में पाया जाता है। मैंग्रोव्स ऐसे ट्रीज़ होते हैं, मैंग्रोव्स ट्री होते हैं ऐसे करके, जो कि ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे सॉल्ट वाटर कंटेंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये सॉल्ट वाटर में भी ज़िंदा रह लेते हैं। इनके रूट्स कुछ इस तरीके से ज़मीन में अटैच हो जाते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि सैलिनिटी में रहने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। इनको हाई सोलर रेडिएशन यानी सन की ज़रूरत होती है। और इनका क्या है, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया बाढ़ आ गई या कुछ आ गया तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। न्यूमैटोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं। न्यूमैटोफोर्स मतलब कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं ताकि ये सांस ले सकें, क्योंकि नीचे क्या है, बहुत सॉल्टी सॉइल है तो सांस नहीं ले पाएंगी, इसीलिए रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती हैं। लीव्स जो होती हैं इनकी थिक होती हैं और उनमें सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड होता है। इनकी क्या है, विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इनकी सीड जो होती हैं वो ट्री में ही जर्मिनेट कर जाती हैं। इनकी रूट्स जो होती हैं वो एडवेंटिशियस होती हैं, मतलब अलग अलग जगह से निकलती हैं। उसके बाद इंडिया में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, सुंदरबंस में सबसे बड़ा इलाका है, भीतरकनिका उड़ीसा में सेकेंड लार्जेस्ट है, उसके बाद गोदावरी कृष्णा डेल्टा में। तो चलिए ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने पढ़ा फ्रेश वाटर, मरीन और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। सो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।